हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड पे। आज मैं आप लोगों को एमएसए के पार्ट 3 वीडियो में बैच स्टडी के बारे में बताने वाला हूँ कि बैच स्टडी कैसे करते हैं। जिन लोगों ने भी एमएसए के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको जाके देख लें, तब जाके आपको ये बैच स्टडी की जो प्रोसेस है इसको समझ में आप लोगों को आएगा। नहीं तो आप लोगों को इसमें से बहुत चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बायस स्टडी। बायस स्टडी का थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूँ कि बायस क्या है। बायस एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा रेफरेंस वैल्यू जो होता है, जो कि हम एक डायमेंशन जो कस्टमर के थ्रू हमें मिलती है या फिर ड्राइंग के थ्रू हमें मिलती है, उसकी जो रेफरेंस वैल्यू है और जो सैम्पल बेस पे मेज़रमेंट करते हैं उसका जो एवरेज वैल्यू आता है, उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। 0.01 0.2 ऐसे करके कुछ डिफरेंस होते हैं। उस डिफरेंस को ही यहाँ पे बायस कहा जा रहा है। तो इसी की स्टडी को हम आज करने की ये देखेंगे कि एमएसए में हम बायस के कैसे एक्सेप्टेबल करते हैं, कितना बायस एक्सेप्टेबल होता है और उसकी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिनको अच्छे तरीके से बायस स्टडी वगैरह सब में जानना है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को इसमें समझने में हेल्प मिलेगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि बायस में आपको स्टडी जब करनी होती है तो किस किस स्टेप को फॉलो करना होता है। पहले हमें क्या करना है कि हम बात करेंगे जो एमएसए है उसके प्री कंडीशंस को, मतलब हमें क्या क्या किन किन बातों चीज़ों का पहले से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जैसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो डाटा जो होते हैं वो एक नॉर्मल रूटीन जो कंडीशंस होते हैं उसमें मेज़र किया होना चाहिए। मीन्स आप स्पेशल जो डेली रूटीन वाइज जो आप सैंपल कलेक्ट करते हो उस बेस पे डाटास को मेज़र करना चाहिए। जो भी इक्विपमेंट हो वो आपका फुली कैलिब्रेटेड हो, मतलब कहीं पर लैक ऑफ एरर्स ना हो, बहुत ज़्यादा ही एरर ना हो। एक कैलिब्रेटेड ओके इंस्ट्रूमेंट जो आप जनरली यूज़ करते हो क्वालिटी में मेज़रमेंट के टाइम पे उसको यूज़ करें। डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है कि कुछ न कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती है। पर्सन्स जो हैं वो आपके क्वालिफाइड होने चाहिए, जो इनको मेज़रमेंट करने आता हो। ये नहीं कि किसी अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड पर्सन को आप मेज़रमेंट करने बैठा दो और वहाँ पे आपको बायस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले। और अननेसेसरी के कॉज जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जो नॉर्मल आपके जो अंडर कंट्रोल प्रोसेस होते हैं उनके में हम जो एरर है उनके ऊपर स्टडी की जाएगी। आगे समझते हैं हम कि बायस स्टडी के जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट सैंपल मेथड की बात कर रहे हैं। इसमें इस मेथड के थ्रू हम बायस को स्टडी करेंगे हमारे जो मेजरमेंट सिस्टम है। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम सैंपल जो है सेलेक्ट करेंगे, जो रेफरेंस सैंपल है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम डिटरमाइन करेंगे, निकालेंगे रेफरेंस वैल्यू, ओके, जो कि हम मिनिमम हमें 10 ऑब्जर्वेशन लेनी है। जो डाटा हमें वो कलेक्ट करनी है मिनिमम 10 से, आप मेरे माने तो आप 30 डाटा लेके चल सकते हो कि जो कि आपको बेटर ऑब्जर्वेशन देगा बायस स्टडी के लिए। उसके बाद हम उसको एक प्लॉटिंग करेंगे जो कि हिस्टोग्राम के थ्रू होता है। जिन्हें हिस्टोग्राम के बारे में आइडिया नहीं है वो मेरे हिस्टोग्राम के वीडियो पे जाएं प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम किस तरीके से प्लॉट किया जाता है और उसमें आपको हेल्प मिलेगी बायस स्टडी करने में। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एनालाइज़ करेंगे कि कोई स्पेशल कॉज ना हो हिस्टोग्राम बनाते समय। अगर होती है तो हम उसे हटा करके दोबारा से डाटा को रिकलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे बायस, और जो हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट होता है बायस के अंदर वो कितना लेना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद हम जो फाइनल जो हमारा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस होता है बायस को, उसको जानेंगे इस क्राइटेरिया के अंदर जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के थ्रू होता है। ओके, तो आइए समझते हैं इसको। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारा सैंपल है एन, जिसको हम यहाँ पर नंबर्स ऑफ सैंपल लेना है या फिर हम जितने पार्ट्स ले रहे हैं चेक करने के लिए, वो 10 या 10 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, और जो भी हमारा है वो एक्यूरेसी लेवल वो थोड़ा सा जो मतलब स्किल्ड पर्सन करे स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अंतर्गत में। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेज़र किया हुआ हमने यहाँ पर एक
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे 20 ट्रायल्स ले रखे हैं किसी ने, उनकी कुछ कुछ वैल्यूज़ आई हैं ऑब्जर्वेशन पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस वैल्यू को मेज़र करने के बाद उसका हमने यहाँ पे ग्राफिकल डाटा यानी हिस्टोग्राम बनाया। ठीक है, हिस्टोग्राम से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा मीन है वो हमारा जो भी ओवरऑल डाटा है उसका प्लॉटिंग या फिर उसकी ट्रेंड किस साइड जा रही है, वो बेल शेप कैसा बन रहा है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसमें जो भी अगर हम चेक कर लेंगे, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कहीं पे कोई स्पेशल काउज होंगे तो हम इसको यहाँ से रिमूव करके दोबारा से डाटा को रिकलेक्ट करेंगे, नहीं है तो हम इस न्यूमेरिकल डाटा को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर अब कैलकुलेशन बेस पे आ जाते हैं कि बायस के जो फार्मूलाज हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। तो बायस का फार्मूलाज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई बार माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो वाई बार क्या है, एवरेज ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज़, मतलब जो वाई बार है वो हमारा इस वैल्यू टोटल का एवरेज आ रहा है, इनको सम करके जो एवरेज निकल रही है वो हमारा वाई बार कहला रहा है, और ये एक्स जो है वो हमारा रेफरेंस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रेफरेंस वैल्यू और वाई बार जिस तरह से कैलकुलेट करके निकला है, वाई बार माइनस एक्स इजकल टू 0.02। एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझते जाइएगा, कोई आप एग्जैक्ट मेज़र मत करने लगना, कि इस तरीके से वो निकाला गया है। इसी तरीके से सेम फार्मूलाज हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट के हैं, जो कि बी माइनस टी और सिग्मा बी, और अपर के लिए बी प्लस टी और सिग्मा बी। टी क्या है, टी एक कांस्टेंट वैल्यू लिया गया है न्यूमेरिकल, जो एक एज ए कांस्टेंट माना जाता है इस टेबल को लेने के लिए। हम आपको आगे समझाएंगे कि ये टी को किस तरीके से कंसिडर करें। हम यहाँ पे समझेंगे कि जब बायस हमारा वैल्यू निकल जाता है, उस बायस को उसकी कंडीशन क्या हमने आपको बताई थी उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा बी का जो फार्मूलाज है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वाई बार अपॉन D2। तो मैक्सिमम वाई और मिनिमम वाई वो आपको यहाँ से इस टेबल में से जो हमने निकाला है, इनमें से ऑब्जर्वर में से हम मैक्सिमम और मिनिमम के वैल्यू को ले लेंगे। उसके बाद D2 क्या है हमारा, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि D2 और D2 स्टार जो है हम वो एक जो ऑप्टेन है टेबल हमारा उससे लेंगे, मतलब एक AIG मैनुअल के थ्रू एक कांस्टेंट टेबल या चार्ट बनाया गया है, जिसको थ्रू हम ले करके हम उसकी कैलकुलेशन करके आगे हम अपनी प्रोसीड करेंगे। बात यहाँ पे एक पॉइंट लग रही है यहाँ पे कि अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा जो है वो हम एक कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, मतलब जिस समय हम मेज़र करते हैं किसी डाटा को, वहाँ पर हम 95% यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिया गया है, जैसा कि इनके मैनुअल्स में बताया गया है। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0.05 यहाँ पे अल्फ़ा लेने के लिए बोला गया है। वो इसलिए बोला गया है क्योंकि हम जब मेज़र करते हैं तो हम इसलिए श्योर रहते हैं 95% कि जो हमारा जो मेज़रमेंट तरीका है, यानी जो हम मेज़र कर रहे हैं वो हम 95% कॉन्फिडेंस पर कर रहे हैं। 5% यहाँ पर एरर की संभावना, चांसेस यानी बायस की चांसेस हो सकती है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर आप डायरेक्टली जो अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 लिया गया है। ओके, जो कि आपको यहाँ पर मैनुअल के थ्रू रेफ़र किया गया है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज़ को पुट करेंगे जिस तरह से यहाँ से कैलकुलेट करके निकाला गया है। टी का जो वैल्यू है यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। जो टी का जो वैल्यू है, एक टी का भी अलग से एक चार्ट आता है जो कि इनके मैनुअल्स के थ्रू ही दिया गया है। आप इसको डायरेक्टली गूगल में टी टेबल भी टाइप करके निकाल सकते हो। तो टी का जो वैल्यू है, अगर आप चाहते हो कि इसको समझाऊँ कि किस तरीके से इसमें कैलकुलेट किया गया है, तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे पहले कि इसको आपको नीड है समझने की कि नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, जैसा कि इस टेबल के थ्रू यहाँ पे आपको दिया गया है। सो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा मेन क्राइटेरिया क्या है कि बायस कब एक्सेप्ट होगा, जब हमारा 95%, अगर इसको आप कैलकुलेट भी करोगे तो 95% ही आ रहा हो, मतलब आप 95% कॉन्फिडेंस लेवल आपका है कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो एरर हैं आ रहे हैं। ठीक है,
आप ध्यान से समझो कि लोअर जो वैल्यू आएगी और अपर जो वैल्यूज़ आएगी उनके बीच के डिफरेंस होते हैं, उसमें जो आपका जीरो के बीच से इस साइड में और इस साइड में बायस को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जो इसकी वैल्यू अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है तो। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया हो गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि टी वैल्यूज़ किस तरीके से इस चार्ट में आइडेंटिफाई करें। आपको यहाँ पे म्यू दिख रहा होगा, म्यू क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है DF, तो DF को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है N। तो सपोज़ N इक्वल टू हम ले लेते हैं, जो हमने 20 नंबर्स ऑफ सैम्पल्स लिए हैं उसको यहाँ पे 20 ले लिया गया। ठीक है, तो 20 - 1 हो गया, यानी 19 हो गया। तो 19 आप इस कॉलम में देख लेना कि 19 यहाँ पे आ रही है। और हमने यहाँ पे क्या एक्सेप्टेंस किया, 95% कॉन्फिडेंस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे हम अपने जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हम सिंपली 95% पे जाएंगे, नीचे जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे दिखा रहा है 95% वाले कॉलम पे जाएंगे, और यहाँ पर 19 नंबर जो हमने निकाला है जो सब ग्रुप्स के, इसको जा कर के हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। 2.063 के आसपास आ रही है ये, इसको कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। और जो इनका L और U निकल के आएगा उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि बायस आपका एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको GRR स्टडी और NDC के बारे में अच्छे तरीके से समझाऊँगा। सो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू।